एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा? इसमें पहला फॉर्मूला लगेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। और यहाँ हमें पहले क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस वह 9 घंटे में पूरी करता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ धारा की दिशा में जा रहा है, प्रवाह की दिशा में जा रहा है, तो एक्स की स्पीड से जा रहा है 9 घंटे में। और वही समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में, मतलब स्पीड वाई मान ली, और कितने 18 घंटे में तय कर रहा है। यहाँ से एक्स अपॉन वाई बराबर 18/9 या 2/1। यहाँ एक्स मतलब धारा की दिशा में स्पीड कितनी आ गई? 2। और वाई धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी आ गई? 1। अब शांत जल में जो स्पीड होती है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है शांत जल में स्पीड क्या होगा? धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल है जो वो, और बटे 2। इससे शांत जल की स्पीड आती है। तो धारा की दिशा में कितनी स्पीड है? 2। धारा की विपरीत दिशा में कितनी स्पीड है? 1 बटे 2 या 3/2 या 1.5। ठीक। अब हमें क्या निकालना है? ये शांत जल में स्पीड आ गई। ठीक है। अब हमारे पास स्पीड है, हमें डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर या तो धारा की दिशा में स्पीड रख दो, या यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा की स्पीड रख दो, तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा। एक्स की जगह 2 रखने पर तो एक्स गुणे 2, 9 दूनी 18, 18 क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब डिस्टेंस है हमारे पास, हमें शांत जल में क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है कि शांत जल में नाव चलाने पर कितने समय में 3/5 भाग तय करेगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है जो कि 18 है। और क्या चाहिए? इसका भाग दे देंगे, क्या स्पीड का भाग देंगे डिस्टेंस में, तभी तो टाइम आएगा। ठीक। अब यहाँ से 3/5 भाग चाहिए था इसका, 3/5 भाग। तो ये कैसे होगा? 18 मल्टीप्लाई 3, 1.5 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। 5 6 जा 30, और ये 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। अब ये कितना हो जाएगा? 36/5 या 7.2। 7.2 आवर में 3/5 दूरी शांत जल में तय करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले मान लिया एमआरपी कितना है? एमआरपी 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। अब इसमें 100 में वो कितने की छूट देता है? 10%, मतलब 90% में बेचा। और यहाँ 20% की, मतलब 80 में बेचा। इसका 100 आ जाएगा इधर, और इसका 100 यहाँ। इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 0 से ये वाला, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब 9 8 72, मतलब उसने 72 रुपए में बेचा। फिर भी उसका कितने परसेंट का लाभ है? 44% का शुद्ध लाभ अर्जित होता है। मतलब 144% की वैल्यू कितनी है? 72। या 2% की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 50 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। मतलब 100% बराबर क्रय मूल्य कितना आएगा? 50 रुपए। क्रय मूल्य क्या आ गया? ये क्रय मूल्य है 50 रुपए, और एमआरपी 100 रुपए है। अब वो कह रहा है कि यदि इसे
15% की छूट पर बेचा जाए, मतलब 100 में से 15%, मतलब 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 रुपए में विक्रय किया जाए तो कितने का लाभ होगा? तो हम तो 35 का लाभ होगा 50 पर, मल्टीप्लाई 100, तो शुद्ध लाभ कितना होगा? 70% का। ऑप्शन बी है जो सही होगा। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ए क्या है? बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, और सी का घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b बराबर 27 और c बराबर 2 होने पर a बराबर 15 है, तो a बराबर 9 होने पर और c 2 होने पर b ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए c का मान दोनों में क्या दे रहे हैं? सेम दे रहे हैं, तो c से हमें कोई मतलब नहीं है। तो या तो हम ऐसे मान लें कि a व्युत्क्रमानुपाती b। यहाँ पर a का मान कितना दिया है? 15, और यहाँ पर a का मान कितना दिया है? 9, बराबर b का मान यहाँ पर कितना दिया है? 27 रूट में है, और यहाँ पर b ज्ञात करना है, तो रूट में b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और ये 3 टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 बराबर √27 अपॉन रूट b। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो ये 25/9 27 अपॉन b। अब यहाँ से b का मान निकालने पर b बराबर 27 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 25। ये कैसे हुआ? ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 अपॉन में आ जाएगा, और ये b यहाँ चला जाएगा, तो b बराबर इतना। अब आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 243/25 ऑप्शन बी है वो सही है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? 2 दशमलव स्थानों तक सही बताएं। तो हमें अप्रोक्स में बताना है। यदि सीपी एसपी का कितना है? 72% है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? सीपी इक्वल एसपी 72/100, 100 सीपी बराबर एसपी 72। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 72। तो हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब उसने क्रय कितने में किया? 72 रुपए में, और सेल कितने में कर रहा है? 100 रुपए में। मतलब कितने का? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। 72 पर 100 का मल्टीप्लाई, तो 2800 अपॉन 72। इसको सॉल्व करने पर 38.89% आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। एक आदमी नाव चलाकर 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और 10 घंटे में वापस आता है। वह समान समय में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर या धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है? धारा की गति का फॉर्मूला क्या होता है? धारा की गति बराबर क्या होगा? दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बटे 2। ये धारा की गति का फॉर्मूला होगा। अब इसमें क्या करना है कि वह 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और वापस 10 घंटे में आता है, मतलब दोनों तरफ से टोटल उसको टाइम 10 घंटे लगा। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो ये डिस्टेंस दिया है इसी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? स्पीड होता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा? 12 किलोमीटर जा रहा है और 8 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको काटेंगे तो 3/2 के ये क्या आ गया? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का रेशियो आ गया। ठीक है। अब यहां से उसने कहा है कि 100 किलोमीटर गया कितने की स्पीड से?
3K की स्पीड से प्लस 100 किलोमीटर वापस आया कितने की 2K की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे। अब यहाँ से एलसीएम कितना दिख रहा है 6K। 6K में 3K का भाग देंगे तो 2 और मल्टीप्लाई 2 का 100 से प्लस ये 6K में 2K का भाग देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100 बराबर 10। अब यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 6K बराबर 10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 से तो 50 बराबर 6K, या K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/3। ये क्या आ गई K की वैल्यू आ गई। K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन हमें तो धारा की गति ज्ञात करनी है। तो धारा की गति कैसे होगी, दिशा में कितनी चाल है 3K माइनस 2K बराबर 1K। तो ये 1K की ही वैल्यू है और बटे 2। तो 1K की वैल्यू क्या है 25/3 बटे 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25/6 धारा की गति होगी। जो ऑप्शन डी है वह सही आंसर होगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के पेपर में पूछा गया है। वैसे ये सवाल इतना समझाने का था नहीं। यदि आपको सॉल्व करना आता है तो आप 2 से 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इतना सारा लिखा है। अन्यथा ये 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन था। इतना आता ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ मान पुट किया, के का मान आ गया, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल आता। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात कितना है 17:15 है। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। क्या बताना है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये दो वृत्त हैं, ये दो क्या है वृत्त हैं। इन दोनों की जो परिधि है वो कितनी है 17:15 के रेशियो में है। तो इन दोनों का जो त्रिज्या है वो कितनी कम है r माइनस आर। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो परिधि है उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा r होगा। कैसे होगा बताते हैं। मान लीजिए परिधि क्या होती है 2πr, और यहाँ पर भी 2πr है। तो ये 2π से 2π कैंसिल होगा तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा r होगा, मतलब त्रिज्या होगी। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर है, और 2 के अंतर के बराबर चौड़ाई कितनी दी है, पथ की चौड़ाई 40 दी है। तो 2 के बराबर कितना है 40 है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 20। तो उसने क्या पूछा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये बतानी है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 15 है, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15 गुणे 20 बराबर 300 मीटर। यही आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका रेशियो देखो 3:3:4 है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 3 के मल्टीपल में होगा। भुजा की लंबाई बतानी है तो जो भुजा की लंबाई है वो 3 के मल्टीपल में होगी। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा और ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो हम इसको करके देखते हैं। ये समान भुजाओं वाले लंबाई का एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये समान लंबाई वाले भुजाओं का त्रिभुज है। अब इसका क्या दिया है अनुपात, कितना दिया भुजा का अनुपात, ये 3 है, ये 3 है, और ये क्या है बेस 4 है। अब जब हम इसका जो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के लिए एक मध्य से लाइन गुजारेंगे, तो ये इसको समान भुजाओं में डिवाइड करेगी। जब ये 4 होगा तो इसको आधे आधे में डिवाइड होगा। जब ये रेखा बीच से डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा।
ये 2 और ये भी 2 हो गया। अब जब ये 2 और 3 हो गया तो ये लंबाई कितनी होगी? पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो लंबाई कितनी होगी? √5 होगी। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये तो क्या है? आधार का आधा है ही 2 और ये ऊंचाई कितनी है? 5। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2√5 जो कितना दिया है? 32√5 सेंटीमीटर। तो 32√5 सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये क्षेत्रफल था तो इसलिए स्क्वायर में है। हमें क्या चाहिए? समान भुजाओं की लंबाई। तो भुजा की लंबाई किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो ये एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से क्या पूछा है कि समान भुजाओं की लंबाई। तो समान भुजा कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो समान भुजा की लंबाई कितनी है? इसमें 3 दिया है तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यही आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यदि आपको ये सब आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3:7:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्रों की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:23:26 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? पहले वाला रेशियो देखिए, 3:7:8 है। 6 छात्रों की जब वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है? 11:23:26 हो जाता है। अब इन दोनों में अंतर देखो कितने का है? 8 का है। इसमें कितने का हो रहा है? करीब 16 का हो रहा है। तो ये रेशियो क्या है? समान नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? इन रेशियो को समान बनाने के लिए इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह नया रेशियो कितना बनेगा? 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 अठे 24। तो ये नया रेशियो बन गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितने का है? 2 का है। इसमें भी 2 का है और इसमें भी 2 का अंतर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 6 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इन सब को क्या पूछा है कि वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी है? ये वृद्धि से पहले वाला रेशियो है ना। तो 21 और 24 कितना हो गया? 45 और 9 54। तो 54 की वैल्यू बतानी है। एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 54 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 162। तो पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 162। ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। What is the compounded ratio of 2:5, 5:11 and 33:8? या इसका मिश्रित अनुपात क्या है यह बताना है। तो यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2:5 है तो कैसे लिखेंगे? 2:5 मल्टीप्लाई 5:11 है तो 5/11 मल्टीप्लाई 33:8 है तो 33/8। अब इसको कटिंग करेंगे तो ये 3 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 से 5 कैंसिल। तो कितना रेशियो आया? 3:4 आ गया। ऑप्शन ए है यह आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था यह क्वेश्चन। और जिसको ये अनुपात पता होता है, ये पता होता है कि किस तरह पे से सॉल्व करना है, तो वो बच्चे कर लेते हैं। और जिनको नहीं पता होता है वो अटक जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 65 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? लगभग में बताना है, अप्रोक्स में। तो पहले तो ऑप्शन देखो कि 10 की पावर सभी में 6 है और सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो 4/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.14 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई त्रिज्या कितना दिया है?
65, तो 65 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने पर कैसे आंसर आएगा। पहले क्या करना है, ये क्या करोगे, देखो मैं थोड़ा सा सॉल्व किए दे रहा हूँ। 4/3 3.14 इंटू ये 13×5 = 65, तो 13 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ये 3 से कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1.05 के लगभग आएगा, और ये 125 हो जाएगा। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा अप्रोक्स में, ये 1 पॉइंट तो है ही, 1.05 है ही, 1.15 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्टेशन हैं ए और यहाँ बी, एक दूसरे से एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितना, 230 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। एक रेलगाड़ी यहाँ से 4 बजे सुबह के कितने 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यात्रा करती है बी की ओर, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करती है। एक यहाँ है, ये 5 बजे सुबह है, कितने 55 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ए की ओर यात्रा करती है। तो है दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी, एक दूसरे से दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी। तो पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये 4 बजे निकल रही है, ये 5 बजे निकल रही है, तो दोनों का टाइम इक्वल कर लेंगे, इसे भी 5 बजे चलाएंगे। तो जब ये 4 से 5 बजे पहुंचेगी तो यह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो अब इनके बीच की दूरी टोटल कितनी बची होगी, 190 किलोमीटर। कितनी बची होगी, 230 में से 40 किलोमीटर इसने तय कर लिया, तो 190 किलोमीटर बची। और 5 बजे जो ए से गाड़ी चल रही है वह दोनों के बीच की दूरी 190 किलोमीटर बचेगी। अब ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो दोनों की जो चाल होती हैं वो जोड़ दी जाती हैं। तो टोटल दूरी कितनी है, 190 है, और दोनों की चाल कितनी है, 40 + 55, तो कितना हो जाएगा 190/95 या 2 आवर। यह 95 से 190 2 बार कट जाएगा, तो 2 आवर। अब यह कैसे कर दिया, तो फॉर्मूला तो पता होगा ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी में यह ऐड किया तो समय आ गया, ठीक है। तो 2 आवर। अब यह सुबह 5 बजे दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और 2 घंटे बाद मिलते हैं, तो 5 + 2 सुबह 7 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन ए है, यह आंसर होगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 टाइप से किया जाता है। एक तो आप फॉर्मूला रख सकते हैं या स्मार्ट अप्रोच भी बोल लीजिए, D = S1 × S2 / S1 - S2 या S2 - S1, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई डेल्टा T। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहला क्या है, 12 मल्टीप्लाई 16। अब 12 और 16 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। और इसमें देखो टाइम में डिफरेंस या टाइम को दोनों को ऐड कर लेंगे
तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 मिनट हो जाएगा 20। अब यह मिनट में है क्योंकि हमें चाल कितने में दी है, आवर में दी है, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 का भाग दे देंगे तो 60। अब यह 20 से 3 बार कट जाएगा, यह 4 से 3 बार कट जाएगा और यह 3 से ये 3 हट जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। एक तो ये स्मार्ट अप्रोच हो गई। यदि अब कुछ बच्चे होते हैं कि हमें बेसिक से सिखाइए कैलकुलेशन के द्वारा, तो उसे कैसे करेंगे। माना दूरी x है, पहले तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पर दूरी बटे समय। तो देखो, तो समय को इधर ले जाएंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो x किलोमीटर जाता है वह 12 की स्पीड से और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मतलब -12 मिनट बराबर। अब दोनों जगह x अपॉन 16, अब क्या है वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो +8 मिनट कर देंगे, तो दोनों जगह वैल्यू का मान इक्वल हो जाएगा। अब ये देखो, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको आवर में चेंज कर लो, तो 60 और ये 60। अब क्या करोगे, x अपॉन 12 माइनस x अपॉन 16 बराबर 8/60 प्लस 12/60, या इसको ये कह लीजिए कि 4x अपॉन 192 बराबर 20/60। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 16 ही आएगा। तो ये तो हो गई स्मार्ट अप्रोच, ये हो गई बेसिक तरीका। ऑप्शन सी है वह आंसर होगा।